नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। आज की ये जो कक्षा है, ये कक्षा आप सभी के लिए जो इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू है उससे संबंधित है। वैसे मैं अब तक आपको राजस्थान का ही इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ाता रहा हूं, लेकिन मैं ये इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि 12 प्रश्न आपके इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं और उनमें से 3 या 4 ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके इकोनॉमिक रिव्यू जो नेशनल लेवल पर आता है उससे संबंधित होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू को पढ़ना थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, खास करके हिंदी मीडियम के अगर एडिशन की हम बात करें तो थोड़ा सा अटपटी सी होती है, उसकी टर्म्स को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो अपने खुद के नोट्स बनाए हैं उनमें से निकाल करके, क्योंकि मैं अपना अलग तरह से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि शायद ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और इसीलिए मैं इनको शेयर करने वाला हूं। 1 या 2 क्लासेस में पूरी समरी को मैं आपको बताना चाहूंगा और इस समरी को भी अगर आप तैयार कर लोगे तो मेरा ये विश्वास है कि अगर इकोनॉमिक रिव्यू से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसे कर पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो 2 काम आपको करने हैं, इस कक्षा को आप लाइक करें, शेयर भी कर लें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू के 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उसका कुछ चैप्टर्स के माध्यम से दृष्टिकोण प्रदान करता है पिछले साल का। भाई पिछले साल क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित थी, उन पर यह चर्चा करता है। कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, सभी चीजों को सरकार लोगों के सामने रखती है। और जो इसका दूसरा खंड आता है उसमें आंकड़ों पर खासकर चर्चा होती है। अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी राजकोषीय स्थिति क्या है, हमारे विभिन्न क्षेत्र जो हैं उनमें किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, भारत की प्रगति किस तरह से आगे बढ़ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में, हर एक चीज को वो एक एक करके कवर करता है। विभिन्न योजनाएं जो कि सरकार ने चलाई है उन पर यहाँ पर बात होती है। क्लियर है? तो पहले चैप्टर में बहुत कम स्कोप है प्रश्नों का, लेकिन फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उनको मैं आज की कक्षा में कवर करवाता हूं। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिव्यू है ये अप्रैल 2020 से लेकर के या फिर हम कहें जो दिसंबर 2020 है उस तक के क्षेत्र को कवर करता है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक रिव्यू हमेशा जनवरी या फरवरी महीने में आता है और उससे पहले तक की जो दिसंबर माह तक की जो भी रिपोर्ट्स अलग अलग मंत्रालयों द्वारा दी जाती है उस पर ये आधारित होता है। तो जो भी डेटा है वो दिसंबर 2020 तक का अपडेटेड है। उसके बाद में जो कुछ नया आया है वो आप अपने हिसाब से, जो करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं उसमें भी मैं अपडेट आपको कर देता हूं। जो भी चीजें सरकार के द्वारा जारी की जाती है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो कोविड-19 ये एक घटना है जो कि इस बार के जो है इकोनॉमिक रिव्यू में काफी छाई हुई है। हर चैप्टर में आपको कोविड-19 के बारे में चर्चा मिलेगी। कोविड-19 को सदी में विरले ही आने वाले संकट के रूप में परिभाषित किया गया है और बिल्कुल है भी सही, क्योंकि आज तक कोविड-19 जैसी कोई भी जो है त्रासदी घटित नहीं हुई है पूरे विश्व भर को झकझोरने वाली। इतने बड़े स्तर पर लोगों को जन धन और खास करके अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो हानि हुई है, भले ही हमने लोगों की जानें एक स्तर तक थोड़ी बहुत बचाई है, लेकिन बात करें अगर अर्थव्यवस्थाओं की तो जो अचानक से डीप गिरावट हमको देखने की मिली है वो इससे पहले कहीं पर भी नहीं हुई। तो सार्स CoV-2 ये बीमारी का नाम है जो कि इसमें क्लियरली दिया हुआ है और कहा गया है कि 150 सालों में एक बार ऐसी कोई आपदा हमको देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमें नकारात्मक संवृद्धि देखने को मिली है, ठीक है, नकारात्मक संवृद्धि देखने को मिली है। ये महा लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न स्थिति से हुई है। महा लॉकडाउन हमको लगाने पड़े क्योंकि जो बीमारी है वो जिसको उसका प्रसार जो है ना जूनोटिक डिजीज के रूप में मनुष्य से मनुष्य तक हो रहा है और खास करके वायु से। तो वायु से संक्रमण फैल रहा है, लोग बड़ी तेजी से ग्रसित हो रहे हैं, उपचार हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सरकार के पास में एकमात्र जो रास्ता है लोगों को बचाने का, तो जो 2 चीजें हैं, जीविका, ठीक है, और आजीविका। पहला जीविका है और दूसरे को हम बोलते हैं आजीविका। तो इन दोनों में से क्या जरूरी है? तो सरकार ने कहा कि भैया आजीविका बाद में भी मिल जाएगी, पहले इस पर फोकस करो, जीविका बचाओ तो आजीविका बाद में होती रहेगी, क्योंकि आजीविका आ रही है और जीवन ही नहीं रहा तो फिर वो आजीविका व्यर्थ है ना। तो लोगों का काम धंधा जाए तो जाए, हमको पहले किस पर फोकस करना पड़ेगा? लोगों की जान बचाने पर। इसीलिए सरकार द्वारा लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं लगाई गई। इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 में हुई वुहान चीन से। पूरे विश्व भर में लॉकडाउन लगे और एक वैश्विक मंदी की स्थिति हमको देखनी पड़ी। अब कोविड जो वैश्विक मंदी है इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा इकोनॉमिक रिव्यू में की गई है। बहुत सी अलग अलग तरह की वैश्विक मंदियां अब तक आई है।
इनमें कुछ वैश्विक मंदी को हमने वित्तीय संकट के रूप में माना है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई और जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनकी स्थिति खराब हुई, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में जो है गड़बड़ियां हुई और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई जैसी चीजें हमको देखने को मिली। तो ये वित्तीय संकट हमारे यहां पर अब तक 4 बार आए। 1930-32 का संकट, ठीक है, अमेरिका की महान मंदी, आर्थिक मंदी के रूप में जब इसको हम जानते हैं। 1982 में एक और संकट आया, ठीक है। फिर 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण का दौर भारत में शुरू हुआ था, उस दौर में हमको करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास में मतलब हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष, जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो इतना कम हो गया था कि भारत की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी थी। इसी तरह से 2009 का आर्थिक संकट सभी जानते हैं, मनमोहन सिंह सरकार के समय में खास करके तेल को लेकर के बहुत भयंकर तरीके से जो है हमको अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली थी। एक ऐसा ही संकट तेल कीमत वृद्धि के रूप में आया था 1975 से 1982 के बीच में। ये वो दौर है जब भारत में आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी जी को लेकर के लोगों ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि यहां पर 300 गुना तक तेल की कीमतें बढ़ गई थी और आम जन का जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो 1975 से 1982 क्रूड ऑयल की रेट्स बहुत तेजी से बढ़ी थी और ये वो संकट था जो कि तेल कीमत वृद्धि पर आधारित माना जाता है। और कुछ संकट जो है वो युद्ध के हिसाब से आते हैं, जैसे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ में, 1917-21 में इसी तरह का एक और जो है संकट आया और अंत में 1945-46 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी पूरी दुनिया की आर्थिक जो व्यवस्था है वो हिल गई थी। ये जो संकट है कोविड-19 का, ये आया है एक बीमारी की वजह से, जैसे कि स्पेनिश फ्लू हमको देखने को मिला था 1920-21 में, और जो तरीके उस समय के देशों ने स्पेनिश फ्लू को रोकने के लिए उपाय किए गए थे, उनसे सबक लेते हुए इस बार भी उनमें से कईयों को अपनाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानकारी इस पे लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हो स्पेनिश फ्लू H1N1 1919 से 1923 तक रहा, ठीक है। 1918 में ये घटना हुई और इसकी वजह से भी लोगों की काफी जान माल की हानि हुई थी। आंकड़ों पर हमें बात नहीं करनी है, हमें एक रूपरेखा बनानी है ताकि हमें चीजों का पता रहे। तो हो सकता है आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी एक युद्ध आधारित वैश्विक मंदी थी, तो अब आपको पता होना चाहिए ना। या पूछ ले कि तेल कीमतों में वृद्धि की वजह से कब वित्तीय संकट आया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए। अब आ गया, आने के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो कुछ चीजें हुई। 40 दिन जो है हमारे यहां पर लॉकडाउन रहा, 13 मई तक लगभग, आपको पता हो तो 22 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी और 3 मई को हमने लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना शुरू किया, 3 मई को। तो जीवन का बचाव करने पर सरकार ने फोकस किया और जब जीवन पर बचाव का फोकस किया तो आजीविका पर एक नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिला और इससे हुई अर्थव्यवस्था में गिरावट। हालांकि जितनी तेजी से गिरावट देखने को मिली उतनी तेजी से मार्केट खुलने के बाद में वृद्धि भी मिली, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। क्लियरली यहां पर विजिबल है किस तरह से जो है गिरावट को हमने वापस से वृद्धि में बदला। ये केवल भारत के साथ ही नहीं, कई देशों के साथ हुआ। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से पहले तो नीचे गिरी और उसके बाद में बहुत तेजी से ही वापस वो ऊपर उठ पाई। तो जहां अगर हम बात करें दिसंबर 2019, मतलब आपकी कोविड-19 की शुरुआत का समय, या फिर कहें तो भारत में लॉकडाउन लगने से 3 महीने पहले के समय की बात करें तो पहले से ही देश एक मंदी की स्थिति से में गुजर रहा था। उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.28% थी, जो कि काफी कम स्तर पर रही थी। इसके बाद में अगला क्वार्टर जब आया मार्च 2020, जब आपके जो है लॉकडाउन लगा था, तो उससे पहले, क्योंकि 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया, तो मार्च 2020 के क्वार्टर में हम जनवरी, फरवरी, मार्च को गिनते हैं, तो हमने देखा कि 3.28 से गिरावट होते हुए 3.09% पर हमारी समृद्धि दर चली गई थी, ठीक है, ग्रोथ जो है हमारी। तो जीडीपी में वृद्धि को समृद्धि कहते हैं हम। जीडीपी में जो प्रतिशत में वृद्धि होती है ना, उसके लिए हम समृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ग्रोथ शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 3.28 से 3.9 आया और अचानक से जब हमारा लॉकडाउन लग गया तो जून 2020 में जो आंकड़े हमारे सामने आए उसमें अर्थव्यवस्था का संकुचन हो गया था, जीडीपी का संकुचन। संकुचन का मतलब होता है कि आपकी जीडीपी अगर मान लीजिए $100 की थी ना अगर उस समय, तो अगर हम बात करें जून 2020 में, तो हमारी ये $100 की जीडीपी में 24.38 की गिरावट हुई और ये लगभग 75.62, आई होप ये बिल्कुल सही है, $75.62 की ही रह गई। मतलब हमारी जीडीपी का संकुचन हुआ और इसीलिए हम इसके आगे माइनस लगाते हैं। तो जीडीपी की जो वृद्धि दर रही वो -24.38 रही।
अगर आप माइनस को हटाते हो तो आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हो शब्द संकुचन। ये ध्यान रखना है। तो 24.38% की गिरावट हमारी जीडीपी में यहां पर हो गई। तो जीडीपी जो बहुत बड़ी थी वो सिकुड़ करके कम हो गई। लेकिन इसके तुरंत बाद में ये देखा गया कि सितंबर 2020 में आते आते ये जो संकुचन था ये कम होकर के -7.35 रह गया। अब आप सभी जानते हो कि अगर मैं -24.38 में -7.35 जोड़ूं, ठीक है, माइनस इसमें से ये घटाऊं, इसमें से घटा दूं -7.35, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि हमारी जीडीपी में यहां पर लगभग 17% की वृद्धि हुई। हाँ बिल्कुल। तो वापस से जो हमारे 24% का संकुचन हुआ था ना, वो 17% की वृद्धि होकर के संकुचन बढ़कर के -7.35 पर आ गया। मतलब अभी यहां पर 24.38 संकुचन था, लेकिन अब ये कम होकर के 7.35 रह गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था ने सुधार करना शुरू किया और 17% की वृद्धि हुई। तो जहां एक और 24% की गिरावट हुई, उसी के बाद अगले वाले क्वार्टर में 17% की वृद्धि हुई। आप कंफ्यूज ना हो, यहां पर अर्थव्यवस्था सिकुड़कर कितने डॉलर की रह गई? 24.38, मतलब जैसा मैंने बताया यहां पर 75.62 की। और जैसे ही 17 की वृद्धि हुई तो यहां पर अर्थव्यवस्था हो गई हमारी लगभग ये हो गई 72 पॉइंट और कुछ 72.6 की, 92.6 की, ठीक है। तो 75.62 से आप 92.6 पर पहुंच गए वापस से। तो आप वापस से क्या कर रहे हो? ग्रोथ कर रहे हो यहां पर। तो ये 17% की ग्रोथ हमको अगले ही क्वार्टर में देखने को मिली। और इससे जो कर्व बन करके सामने आया, वो कर्व कैसा था? वो कर्व कुछ इस तरह का था। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला कर्व। तो ये आकार में वी आकार का कर्व हम इसको कहते हैं। अब अगर मान लो कि ये और किस प्रकार का हो सकता है? सर वी आकार तो आपने बता दिया, इसके और भी प्रकार होते हैं। यू आकार का कर्व होता है। यू आकार में क्या होता है? आपकी अर्थव्यवस्था तेजी से गिरती है, कुछ समय तक आपकी अर्थव्यवस्था उसी स्तर पर बनी रहती है जहां तक वो गिर गई है, ठीक है। एक अवधि हो सकती है, ये 6 महीने हो जाए, साल भर हो जाए, उस पर, है ना। और फिर उसके बाद में अचानक से तेजी से जो है अर्थव्यवस्था में वृद्धि होना शुरू होती है। इसको हम यू आकार का वृद्धि दर कहते हैं। एक को हम डब्ल्यू आकार की वृद्धि दर कहते हैं। इसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था एक बार तेजी से गिरती है, ठीक है, फिर वो अपने पूर्ववर्ती स्तर से जितनी तेजी से गिरी उसकी आधी तेजी से बढ़ती है, जैसा कि आधी या फिर मतलब थोड़ा कम, और फिर अचानक से गिरती है और उसके बाद में वो तेजी से बढ़ करके जिस स्तर से वो शुरू हुई थी वहीं पर पहुंच जाती है। इसको हम डब्ल्यू आकार की वृद्धि दर कहते हैं। और भी प्रकार होते हैं, एल आकार की वृद्धि भी होती है, पर एल आकार की वृद्धि सबसे घातक मानी जाती है। अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिरती है लेकिन बढ़ने में बहुत टाइम लेती है, धीरे धीरे उसी स्थिति में फिर वो बहुत स्लोली आगे बढ़ती है, तो वो सबसे बुरी मानी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की वृद्धि दर हमको देखने को मिलती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स बताया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हुआ है। आगे मैं और भी आंकड़े दूंगा कि ओवरऑल हमारे वृद्धि दर कितनी रही। ये मैंने केवल एक वी आकार की वृद्धि दर को समझाने के लिए आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और आगे हमारे लिए क्या है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 2 मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली नहीं। चैप्टर 3 में आपके भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग की बात की गई है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, आप सभी ने कुछ संस्थाओं के नाम सुने होंगे, मूडीज, फिच, स्टैंडर्ड पुअर्स। ये संस्थाएं क्या करती है? ये संस्थाएं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जारी करने वाली संस्थाएं हैं। ये हमें किसी भी देश की संप्रभुता क्रेडिट रेटिंग की जानकारी देती हैं। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, बहुत कोई पहाड़ नहीं टूटेगा इस शब्द को समझने में। बहुत ही सिंपल सा शब्द है जिसको मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा दूंगा। सपोज कीजिए आपने क्या किया, आपने मार्केट से किसी व्यक्ति से 1000 रुपए उधार ले लिए, ठीक है। 1000 रुपए उधार लेने के बाद में उस पैसे का आप प्रयोग करते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। हो सकता है आप उसको कंजम्पशन के लिए प्रयोग कर लें, या हो सकता है आप उस पैसे को बिजनेस में लगा दें। अब अगर आप पैसे का उपयोग करेंगे तो या तो आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो आप पैसा चुकाएंगे, अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो कोई व्यक्ति अपने लिए गए ऋणों को चुकाने में कितना सक्षम है, इस चीज को दर्शाती है ये क्रेडिट रेटिंग्स, कि उस व्यक्ति की कितनी क्षमता है कि वो अपने कर्ज को वापस चुका पाएगा। तो किसी बॉन्ड या ऋण लिखत को देखो, अब देशों के बारे में क्या होता है, देश जब भी ऋण लेता है तो बॉन्ड्स के रूप में लेता है, वो बॉन्ड्स जारी करता है, लोग बॉन्ड को खरीदते हैं, वो कहता है कि इस पर मैं आपको ब्याज दूंगा, और इस तरह से उसको धन मिल जाता है। बाद में जब भी वो अपना बॉन्ड पूरा होने के बाद में वापस लाता है,
और कहता है भैया ये बॉन्ड पकड़ो आपका और मेरे को मेरा पैसा ब्याज सहित वापस दो, उस समय उसको पैसा देना होता है। उस दौरान उस बीच की अवधि में जैसे 10 साल या 15 साल का जो बॉन्ड था उस अवधि में उस पैसे का प्रयोग करता है और उस पैसे के प्रयोग के माध्यम से वो अपना ग्रोथ करता है और जो बेनिफिट्स उसको होते हैं उनके हिसाब से वो अपना पैसा वापस पेमेंट कर देता है। तो किसी बॉन्ड या ऋण लिखत को जारी करने वाले के ऋण दायित्व को पूरा करने की जो क्षमता है उसी को हम बोलते हैं संप्रभु क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग है ना, क्रेडिट मतलब आपने पैसा लिया और अब आपको वापस चुकाना है। डेबिट होना है ना, पहले तो क्रेडिट कर लिया आपके पास आ गया और उसको वापस देने का जब समय आ रहा है तो आप कितना लायक हो उस चीज को यह दर्शाता है। अगर अच्छी क्रेडिट रेटिंग किसी व्यक्ति की है, मान लो इसको आप इस तरह से देखें कि आप सभी का बैंकों द्वारा एक स्कोर जारी किया जाता है ना, सिबिल स्कोर, आप सभी ने पढ़ा होगा सिबिल स्कोर। ठीक है, क्रेडिट एक्रेडिबिलिटी को दर्शाता है ये। आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा है तो आपको ऋण मिल जाता है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको ऋण नहीं मिलता। आपने देखा होगा मार्केट में अगर बैंक में आप जाएंगे तो पूछेंगे सर आपका सिबिल कैसा है, तो अगर आपने अपने पेमेंट्स टाइम पर किए हैं, आप बिल्कुल पिछले समय में कोई आपने डिफॉल्ट नहीं किया है, आप चोर नहीं हो, ठीक है, तो आपका सिबिल अच्छा रहता है। भले आपके पास 10 लाख का लोन हो, आपके पास 1 करोड़ का लोन हो, अगर आपने अपनी किस्तें समय से चुकाई है तो आपका सिबिल सही रहता है। ठीक है, तो सिबिल स्कोर के आधार पर जैसे व्यक्ति की क्रेडिट रेटिंग को जारी देखा जाता है, उसी तरह से कुछ संस्थाएं देशों की क्रेडिट रेटिंग को देखती है, जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच और मूडीज। इन तीनों संस्थाओं द्वारा इस तरह की रेटिंग दी जाती है। अक्सर भारत को जो है इसके द्वारा बहुत ही कम रेटिंग दी जा रही है, जैसे कि BBB माइनस, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रेटिंग है, और मूडीज ने Baa3 ये रेटिंग्स दी हुई है। देखो इन रेटिंग्स में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो समय व्यतीत करना हो जाएगा। मुद्दा यह है कि भारत को कम रेटिंग दी गई है और ये अल्प मूल्यांकन पूर्वाग्रह की वजह से हो रहा है। मतलब कि जानबूझ करके विकसित देशों की इन संस्थाओं द्वारा भारत को कम रेटिंग दे करके उसे वैश्विक बाजार में निम्नतर स्तर की ओर दर्शाया जा रहा है। भारत वर्तमान समय में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। पीपीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर हम बात करें तो हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसी तरह से भारत का अब तक 0 डिफॉल्ट इतिहास रहा है। अगर हम हमारे ओवरऑल कर्जों की बात करें तो हमारा विदेशी ऋण $556.2 बिलियन है। $556.2 बिलियन हमारा पूरा ऋण है पूरी दुनिया से जो हमने ले रखा है, जबकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अकेला $600 बिलियन से भी ज्यादा है। अभी तो ये $640 बिलियन तक भी हम पहुंच गए थे और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व हमारे पास में वर्तमान में हम जो है अपना बताते हैं कि हमारे पास में इतना रिजर्व है। तो भैया जितना विदेशी ऋण हमारे पास है उतना तो हमारे पास भंडार भी तो है ना। ये विदेशी मुद्रा भंडार हमारे व्यापार जो है उसके दौरान हमारे यहाँ जो पोर्टफोलियो निवेश, किसी भी तरह के जो निवेश होते हैं उनके माध्यम से पैसा हमारे पास आकर जमा होता है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास इतना है, ऋण हमारा उससे कम है, तो क्या हम अपना कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है? किसी आदमी के 5 लाख रुपए का कर्ज है मान लीजिए और उसके पास ऑलरेडी असेट्स 10 लाख रुपए के, तो क्या वो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं होगा? भाई उसकी क्रेडिट रेटिंग आप कैसे बिगाड़ोगे? और फिर भारत का कोई डिफॉल्ट इतिहास भी नहीं है कि हमने किसी का कर्ज नहीं चुकाया हो, तो फिर ये रेटिंग कम देने का क्या मतलब है? तो भैया इसका कारण एक ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है। जब चाइना इसी तरह से ग्रोथ कर रहा था, वर्ष 2005-6 की बात है ये, जब 2005-6 में चीन द्वारा इसी तरह से ग्रोथ की जा रही थी तो जानबूझकर चीन को भी इसी तरह से कम रेटिंग्स जो है इन संस्थाओं द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये हो गई भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग से जुड़ा चैप्टर जो मैंने आपको बहुत ही छोटे से पोर्शन में करवा दिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर आता है आपका असमानता व विकास में संघर्ष की स्थिति। ठीक है, अब ये क्या है सर, हमने कभी पढ़ा नहीं। असमानता व विकास में संघर्ष की स्थिति कि भाई जो इनइक्वालिटी है ये विकास के साथ में कैसे बिहेवियर करती है, कैसे प्रदर्शन करती है, उसको हम इस कक्षा में समझेंगे। असमानता और विकास क्या है इसको हम समझेंगे। विकास को हम जब देखते हैं तो हम अर्थव्यवस्था में होने वाली ग्रोथ के रूप में हम विकास को देखते हैं कि हम अलग अलग फैसिलिटीज कितनी लोगों को दे पा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है, इन चीजों को विकास के रूप में देखा जाता है। ये विकास सामाजिक भी होता है, आर्थिक विकास भी होता है, राजनीतिक विकास भी होता है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम केवल आर्थिक और सामाजिक विकास पर ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखें अब हम तुलना करने वाले हैं चीजों के बीच में। अगर हम बात करें असमानता और गरीबी की, तो असमानता क्या है?
असमानता का मतलब है परिसंपत्ति और आय के वितरण में अंतर। असमानता का मतलब यह नहीं है कि कोई देश पिछड़ा हुआ है। असमानता का मतलब है देश के पास बहुत संसाधन है, देश के पास बहुत सारा पैसा है, देश बहुत सारी वृद्धि कर रहा है, लेकिन उसके पास में जो पैसे का वितरण है कि 10% लोगों के पास में 90% संपत्ति है और जो 90% शेष जनता है उसके पास 10% संपत्ति है। क्या भारत में ये नहीं है? हमारे देश की जो, जब आप कभी भी देखते होंगे, जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जब निकाली जाती है तो ये लगभग 1,10,000 के करीब बैठती है। ठीक है, 1,10,000 रुपए ये हमारी प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में बैठती है। अब आप मुझे बताओ, क्या सभी लोगों को 1,10,000 रुपए मिलते हैं? नहीं मिलते ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कमाते, जैसे वृद्ध लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर महीने इतना कमा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मात्र 2 दिन में इतना कमा लेते हैं। तो अलग अलग स्तर के लोग हैं, अलग अलग। अब आप सोचिए कि निचले स्तर पर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीने के कमा रहा है तो उसका तो साल भर का 12,000 ही हुआ ना। और एक दूसरा व्यक्ति जो है 12,000 रुपए रोज के कमा लेता है, जैसे कोई डॉक्टर है, प्रोफेशनल, एक वकील है, उसके एक केस की फीस 20,000 रुपए। तो अगर वो ऐसे 10 केस लड़ लेता है तो 2 लाख रुपए कमा लिए ना उसने। तो पैसे का एक्युमुलेशन किनके पास है? जो ज्यादा कमा रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या कम है। जो प्रोफेशनल्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, वो पूरी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करते हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं ये दिन रात अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसीलिए ये असमानता और गरीबी में संबंध को मैंने यहां बताया। तो गरीबी का मतलब है समाज के निचले तल पर स्थित लोगों की शून्य संपत्ति। जो निचले लेवल के स्तर के लोग हैं उनकी बहुत कम संपत्ति का होना और आवश्यकता से कम खर्च। जैसे कि अब $1.90 लगा दिया कि भाई $1.90 प्रतिदिन से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे। इसी तरह से तो हमारे यहां बताया जाता है। ठीक है, गरीबी रेखा को कैसे दर्शाते हैं? तो समाज का जो निचले तल पर स्थित वर्ग है उसके पास ना तो पैसा है और वो गरीबी की श्रेणी में आता है। लेकिन असमानता की बात करें तो असमानता गरीबी को नहीं दर्शाती है। असमानता दर्शाती है ऊपर और नीचे वाले लोगों की आय में अंतर को, कितना ज्यादा अंतर है। हो सकता है आप गरीब नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी तो हो सकती है ना। भले ही मैं 50,000 रुपए महीने के कमाता हूं, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी कहूंगी मैं गरीब हूं, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं मैं इनइक्वालिटी का शिकार हूं। क्योंकि जिसके पास में ज्यादा धन है वो ज्यादा खर्च कर रहा है, जिसके पास कम धन है। तो भारत में असमानता बढ़ती जा रही है, इस मुद्दे पर यह चैप्टर फोकस करता है। इसमें लिखा है कि असमानता की तुलना में निरपेक्ष गरीबी अधिक चिंता का विषय है। ठीक है, असमानता की तुलना में निरपेक्ष गरीबी अधिक चिंता का विषय है। ऐसा क्यों है? कि भैया चलो असमानता तो ठीक है, असमान है, फिर भी जो कम कमा रहा है वो कम से कम भोजन तो कर पा रहा है, वो अपनी बुनियादी चीजों को तो पूरा कर पा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब है उसके लिए तो आपने पहले स्टैंडर्ड तय कर दिया कि वो उससे कम खर्च कर रहा है, तो वो व्यक्ति तो अपने जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं उनको भी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए निरपेक्ष गरीबी ज्यादा चिंता का विषय हमेशा से रही है, इसको ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि गरीबी और असमानता में क्या संबंध है? तो भैया गरीबी और असमानता में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई आदमी गरीब है तो वो असमानता की वजह से ऐसा नहीं है। हाँ, गरीबी और समृद्धि के बीच में संबंध है। देखिए, अगर आपकी समृद्धि दर बढ़ेगी, ठीक है, तो गरीबी घटती है। ध्यान रखना, अगर आपकी समृद्धि दर में बढ़ोतरी होगी तो आपका जो एनएसडीपी है वो बढ़ेगा, नेशनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्र घरेलू उत्पाद, वो बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। ठीक है, आय बढ़ेगी तो गरीबी यहां पर कम होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया, गरीबी और असमानता में कोई संबंध नहीं है। असमानता बढ़ने के कारण कुछ और होते हैं, असमानता गरीबी की वजह से नहीं बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम कुछ चीजों को नापने वाले हैं। चीजों में जो है कुछ जो एक तुलनात्मक रूप से हम ये कोशिश करेंगे कि गिनी गुणांक क्या होता है, पहले तो हम उसको समझेंगे। देखिए, यहां पर मैंने एक चित्र बना रखा है, आपको इसमें 2 लाइंस दिख रही होंगी। ठीक है, एक लाइन है PEL, ठीक है, और एक लाइन है PIL। इन लाइनों का मतलब क्या है? देखो, यहां पर ये जो आपको नीचे जो कर्व दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लॉरेंज कर्व। किस नाम से जानते हैं? लॉरेंज। और ये आय की असमानता को दर्शाता है। यहां पर ये जो लाइन है ये समानता को दर्शाती है कि भैया जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसके साथ साथ उन लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है जिनके पास में आय जाता है। तो पूरा ये एक समानता है, बिल्कुल समानता के स्तर को A लाइन दर्शाती है। जबकि ये लाइन जितनी ज्यादा इससे दूर होगी उतना ही उस देश में असमानता होगी। क्यों? क्योंकि हम जब गिनी कोएफिशिएंट को निकालते हैं तो हम इसमें लिखते हैं A
डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर मान लो ये जो बी वाली लाइन है इसको मैं 0 कर दूं तो ए डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा और वैल्यू आएगी 1। तो अगर कहीं पर भी 1 वैल्यू है तो इसका मतलब है कि देश में समानता, बिल्कुल असमानता है। ठीक है, मतलब डाइवर्जन नहीं है। और अगर मैं बोलूं कि वैल्यू 0 है तो 0 का मतलब है लोगों के बीच में बिल्कुल समानता है। तो लोगों के बीच में समानता होना किस पे डिपेंड करता है, 0 पर, और लोगों के बीच में असमानता मतलब 1 पर। तो 0 से 1 के बीच में जो स्कोर है गिनी गुणांक में, वो लोगों में, जनसंख्या में आय के वितरण को दर्शाता है। भाई आय का वितरण कैसे लोगों के साथ में बढ़ रहा है। क्लियर है? तो गिनी गुणांक याद रखना, गिनी गुणांक क्या समझाता है, आय में वितरण को दर्शाता है। आय में वितरण क्या होता है, उसमें डिटेल में जाएंगे तो समय हमारा खराब होगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमारे यहां पर असमानता को गिनी गुणांक से दर्शाया जाता है और इस गिनी गुणांक को तैयार किया जाता है लॉरेंज कर्व से। इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए फिर हम कभी एक एक्स्ट्रा क्लास पूरी ले लेंगे डिटेल में। इसके बाद में अगला आता है हमारा चैप्टर 5 जो स्वास्थ्य क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करता है। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है इसको हम देखेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस क्यों करना चाहिए सरकार को। अब आप देखिए, भारत में आज तक तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर हमने फोकस किया नहीं, लेकिन अब हम इस पर फोकस कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। अब हम स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कोविड-19 जैसी घटना ने हमको झकझोर के रख दिया कि भाई हमारी स्वास्थ्य स्थितियां तो बिल्कुल खत्म है। और जब बड़े बड़े देशों की हालत इतनी बुरी हुई तो सोचिए कि भारत में अगर परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती और लोगों का अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता या फिर जो भी कंसिक्वेंसेस रहे अगर उनको नहीं हमने पालन किया होता, टीकाकरण नहीं हुआ होता, हमारे पास में संसाधन नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता। हुआ ना, लोग बिना ऑक्सीजन के लोग मरे हैं लाखों, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास नर्सेज नहीं है, हमारे पास में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकें। और ये अचानक से हमको आनंद फानंद में तैयार करना पड़ा। तो 5 कारणों से जो है स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए किसी भी राज्य को। पहला तो यह है महामारी के खिलाफ प्रतिक्रिया के लिए। अब जब भी कभी दोबारा कोई ऐसी महामारी आए तो देश के पास उतने संसाधन होने चाहिए कि वो देश की जनता को उचित इलाज तुरंत प्रदान कर सके, तुरंत रिसर्च करके टीके बना सके, तुरंत लोगों को ऑक्सीजन फैसिलिटी दे सके या फिर जो भी उस समय की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। दूसरा कारण है टेलीमेडिसिन का दोहन जरूरी। टेलीमेडिसिन मतलब कि दूरस्थ जो चिकित्सा है, अर्थात डॉक्टर बैठा है जयपुर में और मरीज बैठा है जैसलमेर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास लोगों के पास डिजिटल डिवाइसेस होनी चाहिए, डॉक्टर्स के पास में 24/7 इस तरह की टेलीमेडिसिन की सुविधा हो, प्लेटफॉर्म्स हो, ये सारा होना चाहिए। इसका दोहन जरूरी है क्योंकि इसके लाभ बहुत है। ये हमें इसमें फिर हमको ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि व्यक्ति को जैसलमेर से फिर जयपुर आने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसका इलाज दूरस्थ शिक्षा से हो जाए। ई संजीवनी जैसे पोर्टल हमने भी बनाए हैं, ठीक है, ताकि उस पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में बहुत से स्टेट्स में तो लाभ इसका लिया जा रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, केरला हो गया। लेकिन अगर हम वहीं पर बात कर, तमिलनाडु हो गया, लेकिन बात अगर हम राजस्थान जैसे की करें तो राजस्थान में ई संजीवनी पर आज भी कोई फोकस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि ई संजीवनी है क्या। ठीक है, तो टेलीमेडिसिन का दोहन जरूरी है। मजबूत अवसंरचना की जरूरत। भविष्य में जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी हमारे अवसंरचना पर भार पड़ेगा, हॉस्पिटल्स पे भार पड़ेगा, डॉक्टर्स पे पड़ेगा, उसको पूरा करने के लिए चाहिए कि हमारे पास में संसाधन हो। एनएचएम पर बल देना, नेशनल हेल्थ मिशन पर बल देना भी हमारे लिए जरूरी है। और इसमें लिखा है यदि हेल्थ पर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को 1% से 3% बढ़ा देते हो, ठीक है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 65% से 30% घट जाएगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? ऐसा खर्च जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं। आदमी जब तनख्वाह आती है तो सोच के चलता है कि इस महीने इतना यहां खर्च करूंगा, इतना यहां खर्च करूंगा। अचानक से परिवार में किसी को डेंगू हो जाता है, 10,000 कमाने वाले एक व्यक्ति की जांच और बाकी चीजों पर खर्च 6,000 रुपए बढ़ जाता है। तो ये 6,000 रुपए का इंतजाम वो कहां से करेगा? ये इंतजाम वो या तो बाहर से कर्ज लेकर करेगा, उधार लेकर के, या फिर वो अपने बच्चे को मरने को छोड़ देगा। देश में मरने के लिए कोई अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है, तो अक्सर लोग कर्ज लेते हैं और इसीलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अकेले काफी लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि कर्ज का जो दुष्चक्र है, भाई उनको संस्थागत कर्ज तो मिलेगा नहीं, तो उसका जो दुष्चक्र है वो बहुत भयंकर यहाँ पर हो जाता है। और ऐसी बीमारियों के लिए कोई आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भी जो है ना कवर अप नहीं देती है। ठीक है, तो हेल्थ पर यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, 1% जो हम खर्च कर रहे हैं, 1 से 1.5 ही हमारा,
इसको अगर हम 3% तक बढ़ा दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है आधा गिर जाएगा। 65% जो खर्चा है वो 30% रह जाएगा। इसके अलावा अगला कारण है सूचना विषमता को कम करने की जरूरत। कि सूचना विषमता, आज जो जानकारी का अभाव लोगों के बीच में, सूचना विषमता हर प्रकार की हो सकती है। ये आपके स्वास्थ्य डेटा से जुड़ा हो सकता है, या आपके उपलब्ध जो योजनाएं उनकी जानकारी का अभाव हो सकता है। इस तरह की जो सूचना विषमता है उसको भी कम किए जाने की जरूरत है, और इसीलिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार फोकस अब कर रही है। बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब जो है सरकार ने इस बार इस पर एक चैप्टर पूरा दिया है इकोनॉमिक रिव्यू में, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगले बजट में आपको ज्यादा अलोकेशंस जो है इस फील्ड में देखने को मिले। इसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य देखभाल और अर्थव्यवस्था के बीच में संबंध, कि भाई अगर हम स्वास्थ्य देखभाल पर फोकस करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या फोकस प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यदि व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा 50 से 70 वर्ष हो जाती है, 40% अगर वृद्धि हो जाए, तो समृद्धि दर या जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 1.4% बढ़ जाएगी। 1.4% बहुत होता है दोस्तों। आप सोचिए कि जितना पैसा 1.5% से आप अगर 3% जीडीपी पर खर्च कर देंगे, और अगर हमारी जीवन प्रत्याशा 50 वर्ष से 70 बढ़ जाए, जैसे कि अभी हमारी कितनी है 58.9 कुछ इतना है ना हमारे भारत में जीवन प्रत्याशा दर, अगर ये बढ़ जाए 40% की वृद्धि हो जाए तो हमारी जीडीपी में जो वृद्धि होगी ना 1.4, अगर मैं 1.4 यहां बढ़ा दूं तो 2.9 होता है ना। तो जो खर्चा हमने किया ना इस क्षेत्र पर, उसको तो ये खुद ही निकाल लेगा, क्योंकि लोग ज्यादा सक्षम होंगे ज्यादा समय तक काम करने के लिए, और लोग अगर ज्यादा काम करने के लिए सक्षम होंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसका लाभ तो देश को ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए स्वास्थ्य देखभाल और अर्थव्यवस्था के बीच में एक संबंध है। यह संबंध मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है। कोविड-19 एक तरह का संचारी रोग है। संचारी मतलब जो प्रसारित होता है विभिन्न माध्यमों से, ऐसे रोग जो जल या फिर वायु या फिर अन्य माध्यमों से जो है प्रसारित होते हैं, उनको संचारी रोग कहते हैं। असंचारी रोग ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं तो उनका फैलाव नहीं होता, जैसे HIV एड्स है। ठीक है, वो मनुष्यों के द्वारा फैलता है, कोई हवा से इनसे नहीं फैलता है। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, तो कैंसर ऐसी बीमारी तो है नहीं कि आप किसी को गले लग जाओगे तो आपको भी कैंसर हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह हो गया, मधुमेह ऐसी बीमारी तो है नहीं कि संचार हो रहा है उसका। ठीक है, कैंसर HIV एड्स एक संचारी रोग है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य में संपर्क से वो फैलता है। ठीक है, लेकिन छूने से और इन चीजों से वो नहीं फैलता है। इंडिया में 65% डेथ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, मतलब गैर संचारी रोगों से हमारे यहाँ पर 65% डेथ होती है। लेकिन कोविड-19 में क्या हुआ, कोविड-19 में संचारी रोग की वजह से हमारे यहाँ पर जाने गई 4.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक हमारे यहाँ पर एक साल में मर चुके हैं केवल अकेले कोविड-19 से। रोड एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु हमारे यहाँ पर कितनी थी, 16 लाख। अगर बात करूं वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु 13 लाख, लेकिन 4.5 लाख अकेले बेवजह लोग बिना मौत मारे गए। किस वजह से, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की वजह से। अगर हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती तो ना तो हमें लॉकडाउन की जरूरत पड़ती, ना अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ती, और देश की हालत भी ज्यादा बेहतर होती। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गई चीज। अब हम सब जानते हैं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी फेल हो गई। ठीक है, और इसीलिए आवश्यकता है कि अब हमको सामान्य स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना पड़ेगा। अब हम भारत की जो स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति है उसको हम देख लेते हैं कैसी है। अगर किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी हो, ठीक है, तो वो कैसे तय की जाएगी, वहां पर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, गुड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। विकास मानव संसाधनों के कौशल विकास पर निर्भर करता है। अगर किसी देश का मानव संसाधन या वहां के संसाधनों का कौशल विकास बेहतर है तो निश्चित रूप से उस देश में अच्छी विकास दर भी हमको देखने को मिलती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016 ये एक रिपोर्ट है जो दर्शाती है इंडिया को 145वें स्थान पर। ठीक है, और इस रिपोर्ट के जो है उसमें बहुत सी चीजें दी गई है जिन पर हमको बात करना है कि आखिरकार इंडिया पीछे क्यों है। तो वो समझ लेते हैं ना भाई इंडिया पीछे क्यों है। 145वें रैंक आ रहे हैं तो भाई क्या हमने अच्छा काम किया जिसकी वजह से ऐसा हमको अवार्ड मिल रहा है। चलिए तो उस पर हम बात करते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हमारा यहाँ पर उच्चतम स्तर पर है। पहली बात तो इस वजह से हमको कम रेटिंग दी गई है। कोई बीमा नहीं है, इसलिए अगर बीमा सुविधाएं मान लीजिए खासकर इंडोर में, जैसे आयुष्मान भारत अभी दी गई है। आयुष्मान भारत में क्या हुआ, कवरेज हो गया। अभी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर
जो महात्मा गांधी आयुष्मान भारत बीमा योजना लागू हुई और उसका नाम अभी फिर से बदल दिया गया है, ठीक है। तो उस योजना से क्या हो रहा है, अब लोगों को मान लीजिए कोई भी इंडोर के इलाज कराने तो वो तो कम से कम फ्री हो रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा कम हो रहा है। खराब आईएमआर और एमएमआर, हमारे यहाँ पर आईएमआर और एमएमआर दर बहुत कम है। हमने टारगेट्स तो क्या सेट कर रखे हैं, आईएमआर का टारगेट है हमारा 25, ठीक है, पर 1000, और एमएमआर का टारगेट हमारा 1, लेकिन एमएमआर हमारी स्टैंड करती है 113 पर। मदर्स की जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 113 है पर लाख पर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी आईएमआर की, तो आईएमआर हमारा जो है वो कहां पर स्टैंड कर रहा है अभी 33 पर, ठीक है। देश का आईएमआर 33 पर है। हालांकि हमने बहुत तेजी से गिरावट की है। हमारा जो एमएमआर है किसी समय पर 250-300 तक हुआ करता था, जो 113 पर आ गया है। ये कब के आंकड़े हैं, 2016 से 2018 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे, ठीक है, 2016 से 2018 के आंकड़े हैं। उस दौरान हमारी ये टारगेट्स हैं और ये हमारे यहां पर रही है, ठीक है। तीसरा कारण है निम्न स्तरीय पहुंच। हॉस्पिटल भर्ती होने की दर 3 से 4% हमारे यहाँ पर। भर्ती क्या हो, जेब में पैसे हो तो आदमी भर्ती हो। हम लोगों को तो आधे टाइम में रहता है यार गोली खा लो हो जाएंगे सही। आधे से ज्यादा लोग खुद के खुद डॉक्टर है मजबूरी की वजह से। अगर मेरी जेब में दोस्तों अगर 5-6 लाख रुपए एट ए टाइम पड़े रहे, अकाउंट में इतना पैसा है, तो क्या 1000-2000 खर्च करने से पहले लोग सोचेंगे। लेकिन जिसकी जेब में 1000 रुपए पड़े हो तो वो 300 रुपए या 400 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो देश की हालत ऐसी है। ओईसीडी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी देश जो कि विकसित देशों के रूप में माने जाते हैं, उनमें ये खर्च 13 से 17% है। हम तो उनसे 400 गुना पीछे, ठीक है। फिर लो ह्यूमन रिसोर्सेज, हॉस्पिटल्स की या डॉक्टर्स की बात करें तो होना चाहिए 44 प्रति 1000, प्रति 10,000 लोगों पर 44 हमारे पास में फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल सेवा देने वाले लोग होने चाहिए। हमारे यहाँ पर ये 23 है, तो मतलब लगभग 25% कम है। तो ऐसे में भी दिक्कत है, जनसंख्या ज्यादा है और यहाँ पर लोगों की संख्या कम है। इसके अलावा स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ठीक है, और स्वास्थ्य बजट को प्राथमिकता हमारे यहाँ पर नहीं दी जाती है। रैंक में स्वास्थ्य बजट को भी वो प्राथमिकता देते हैं, हमारे यहाँ पर 1% के करीब है, और इसमें 179वीं रैंक रही है हमारी 189 में, और इसी वजह से टोटल रैंकिंग भी नीचे गिर गई। निजी क्षेत्र का वर्चस्व है, विनियमन है। निजी क्षेत्र जो मन में है जो चार्जेस लेता है, कोई उन पर नियंत्रण नहीं है कि भाई इस फैसिलिटी का इतना चार्ज लेना है। क्या मुझे बताइए, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं पर एक्सरे 50 में होता है, कहीं पर 100 में, कहीं पर 200, कहीं पर 500, क्या करोगे? ज्यादा बेहतर सुविधा लेना है तो वहां जाना पड़ेगा। अब जहां अच्छे डॉक्टर बैठते हैं वहां पर अच्छी रेट्स लेते हैं, जहां पर सस्ते डॉक्टर बैठते हैं वहां पर सस्ती रेट लेते हैं, वो एक चक्कर हो जाता है, ठीक है। और सूचना विषमता, ये कारण है जिनकी वजह से इस ग्लोबल डिजीज बर्डन में हमारी रैंक 145 है। क्लियर है? तो ये स्थिति पर इन्होंने चर्चा कर ली। तो यहां तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 8 जो बात करता है इनोवेशन पर, नवाचार पर। तो 8वां चैप्टर, 1-2 चैप्टर और है, इसके बाद ये क्लास पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना, जो सेकंड वाला खंड है उस पर बात करेंगे। वो थोड़ा लंबा चलेगा, जितनी भी 1-2-3 क्लासें होती है, पर वो डिपेंड करेगा कि आप इस कक्षा को कितना प्यार करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं। अगर इसमें व्यूज नहीं आएंगे तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? अगर काम की चीजें तो देखें, नहीं है तो नहीं देखें, है कि नहीं? तो बेवजह क्लास बनाने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इनोवेशन ट्रेंडिंग अप, इनोवेशन बढ़ रहा है, नवाचार लगातार भारत में बढ़ रहा है। हाल ही में आपकी ये रैंकिंग आई है इसी महीने में, और इनोवेशन में 2 रैंकिंग और सुधरते हुए भारत 46वें नंबर पे चला गया है। इस रिपोर्ट में भारत जो है ना 2015 में 81वें स्थान पर था और 2020 में 48, अब हम आ गए 2021 में 46वें नंबर पे, अभी इसी महीने आई है। तो आरएस के प्रीलिम्स के हिसाब से भी ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्रश्न पूछ लेंगे, आना चाहिए, ठीक है। मध्य और दक्षिण एशिया में हम प्रथम रहे थे। अब आपको पता हो तो अभी जो मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज हैं, लोअर मिडिल इनकम वाली, मिडिल इनकम को 2 कैटेगरी में, हायर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम। लोअर वाली में वियतनाम के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं लगभग 34 देशों में, और दक्षिण एशिया के जो 10 देश हैं उनमें हम पहले स्थान पर हैं इनोवेशन के मामले में। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि शुरुआत हुई 2007 में, कौन रिलीज करता है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तीनों मिलकर के करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से, प्रीलिम्स के लिए इसको नोट कर लेना आप। नवाचार आगत और नवाचार निर्गत, ये 2 उप सूचकांक किस्में जिनके क्रमशः 5 और 2 फिर इनके भाग है, स्तंभ है। 7 स्तंभों में से 5 तो नवाचार आगत में है और 2 निर्गत में है।
निर्गत में है आपकी ज्ञान एवं तकनीकी और आदत एक क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिव आउटपुट और नॉलेज आउटपुट। और अगर बात करें इनपुट की, तो इनपुट में आपके इंस्टीट्यूशंस, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन और बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ठीक है। ये 5 चीजें आपके किसमें सम्मिलित है? इनपुट में, नवाचार आगत में, और 2 है नवाचार निर्गत में। 7 स्तंभों पर ये रिपोर्ट हमारी तैयार होती है। इसमें देखिए एक टर्म आती है GERD। GERD का मतलब क्या है? ग्रॉस एक्सपेंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ग्रॉस एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो भारत जीडीपी का खर्च करता है 0 से 65%, वर्ल्ड खर्च करता है 1.5 से 3। अब हर कोई बोल रहा है कि 3 तक तो पहुंचाओ, स्वास्थ्य क्षेत्र को भी पहुंचाओ, इनोवेशन को भी, लेकिन देश के लिए इतना सिंपल नहीं है। हमारे पास में अभी भी बहुत से और भी चीजें हैं जिन पर फोकस करना, लेकिन सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। 1999 के बाद हमारे यहाँ पर पेटेंट्स में वृद्धि हो रही है, हालांकि 64% एनआरआई के द्वारा जो है ये दायर किए जा रहे हैं। तो एनआरआई कौन है? जो बाहर रहते हैं, अप्रवासी, जो यहाँ नहीं रहते हैं, वो विदेशी देशों में जाकर के इस तरह का काम कर रहे हैं। फिर आता है चैप्टर 9, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बारे में इसमें जानकारी दी है। बिल्कुल सिंपल सा, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। शुरुआत 2018 में की गई, ठीक है, सितंबर महीने में ही, और 40% आबादी इसमें कवर होती है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है। फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा, मतलब निरपेक्षता के साथ में कितने भी सदस्य हैं सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरे और तीसरे लेवल का उपचार इसमें मिलता है। केवल ओपीडी नहीं मिलता, आईपीडी के गहन और गंभीर रूप से जितनी भी बीमारियां सब इसमें कवर होती हैं, ठीक है। 3 दिन पहले अस्पताल में एडमिट होने से और 15 दिन बाद तक का इलाज इसमें कवर होता है। और 32 राज्य संघ राज्य क्षेत्र इसका लाभ ले रहे हैं। 14 करोड़ लोगों को ई कार्ड मिल चुके हैं। 2 करोड़ लोग अब तक इसमें लाभ ले चुके हैं और 25,000 अस्पतालों में यह सुविधा मिल रही है। 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना इसमें की गई है। तो यह है आपके आयुष्मान भारत योजना का ब्रीफ ब्यौरा। लास्ट टॉपिक आता है हमारा बुनियादी जरूरतें, बेसिक नेसेसिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेयर नेसेसिटीज बोलते हैं हम इसको। तो आवास, ईंधन, जल, स्वच्छता, विद्युत। भाई बेसिक किसको बोलते हैं? बेसिक मतलब जिनके बिना जीवन नहीं हो सकता। मुझे बताओ, आज के समय में आदमी को सबसे पहले चाहिए पानी पीने के लिए, उसके बाद चाहिए स्वच्छता। क्यों? हवा स्वच्छ होनी चाहिए, पानी स्वच्छ होना चाहिए, भोजन स्वच्छ होना चाहिए। फिर आता है आपके पास में भोजन पकाने के लिए चीज, क्योंकि हम कच्चा तो खाते नहीं है, कोई नहीं खाता ना कच्चा, सब पका हुआ खाना खाते हैं, तो ईंधन होना चाहिए। उसके बाद में ईंधन हो गया तो इन सब चीजों को रखने के लिए घर होना चाहिए रहने के लिए, और उस घर में होनी चाहिए लाइट। ये 4-5 चीजें ऐसी जिनको हम बेसिक्स कहते हैं। भाई बेसिक बुनियादी चीजें ये हर किसी व्यक्ति को चाहिए, जिसको हम कई बार रोटी, कपड़ा और मकान के रूप में संज्ञा देते थे। इसलिए वही चीजें, रोटी और मकान तो इसमें आ ही गया, ठीक है। तो इन चीजों की सुविधा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, और इनके होने से क्या प्रभाव पड़ता है उसी चीज को हम देखेंगे। उसी के लिए एक BNI नामक इंडेक्स शुरू किया गया है, ठीक है, 5 आयाम और 26 संकेतकों के साथ। ये BNI इंडेक्स 2012 और 2018 की तुलना करके दर्शाता है कि नई सरकार के आने के बाद में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है। इस चैप्टर को लेने के पीछे मूल उद्देश्य तो यही है कि भैया कैसे भी करके सरकार के कामों को दर्शाओ। भैया अगर आपके पास में ये 5 सुविधाएं पहले से मौजूद है, मतलब मान लो घर में आपको नल का कनेक्शन है और पानी है, तो क्या बाहर पानी लेने जाना पड़ेगा वो दूर वाले 2 किलोमीटर के हेडपंप पे? अब भाई छोरियां दिन भर पानी भरती रहो, ली तो पढ़े लिखे है कि नहीं। गाँवों में अगर बच्चियां हमारी पानी भरती रहेंगे, कि पुरुष तो कोई जाएंगे नहीं, पुरुष तो जो है घर पे बैठने के लिए, अब महिलाएं दिन भर पानी भरेंगी, तो महिलाओं को पानी की व्यवस्था करके अगर हम घर पे ही दे दें तो वो अपने बचे हुए समय का सदुपयोग कर पाएंगी, कौशल विकास के लिए और शिक्षा के लिए। इसी तरह से यदि आपके पास घर पे सिलेंडर है गैस का, तो आपको लकड़ी बीनने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो भी आप अपने समय का और अधिक उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से शिक्षा में, अधिगम में, कौशल विकास में, इनमें उपयोग हो सकता है, तो समय की बचत होती है। इसी तरह से अगर ईंधन स्वच्छ है, धुआं नहीं उठ रहा घर में और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो बाल जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होगा। और अगर ये बाकी सुविधाएं हमको मिल पाती हैं तो बच्चियों का नामांकन बढ़ेगा स्कूलों में, तो जो हमारा ग्रॉस हम जो रेशियो की बात करते हैं वो GR बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए आवश्यक है। अब ये जो आपके जिस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है 5 क्षेत्रों में। पहला क्षेत्र आता है आपका स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर 2019 तक ODF, नगर पालिका,
अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने के लिए इसमें काम किया जा रहा है। ओडीएफ लगभग पूरा देश घोषित हो चुका है, हालांकि आधा अधूरा झूठा मूठा जैसे भी किया है वो हो गया है। 10 करोड़ शौचालय इसके अंतर्गत बनाए गए हैं, ठीक है। एसबीएम सेकंड अभी शुरू हुआ है, जिसके अंदर 100 गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है और ओडीएफ को बनाया रखा जा रहा है, ओडीएफ प्लस के रूप में। ये मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इनमें से कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो राजस्थान आरएस जंक्शन पे आपको करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ाई हो, सब मैंने पढ़ाई है, ठीक है। फिर आता है आपके जल जीवन मिशन, पानी को लेकर के कि भैया घर में नल का कनेक्शन क्यों देना चाहती है सरकार, 12 करोड़ परिवारों को इसलिए देना चाहती है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल उपलब्ध कराओ, प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उनको मिलना चाहिए जल जीवन मिशन में। फिर आता है आवास, तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक सबके लिए घर होने की बात की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए की मदद की जा रही है, 12,000 रुपए टॉयलेट्स के लिए दिए जा रहे हैं, 90 दिन का रोजगार उनको प्रदान किया जा रहा है नरेगा के तहत। ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित। शहरी क्षेत्रों में बात करें तो वहां पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो है वो दी जा रही है, जहां पर पक्का मकान जीएडी अप्रूव्ड मकान खरीदने और उसको बनाने के लिए आपको 5 से 8% तक की सब्सिडी में छूट जो है, जो लोन है उसमें वो दी जाती है। 2 करोड़ ग्रामीण आवास पूरे हो चुके हैं। बिजली की बात करें तो सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना शुरू की गई थी जिसमें हर घर को जो है कनेक्शन देने की बात की। मार्च 2019 तक सार्वभौमिक घरेलू लक्ष्य इसमें मिल चुका। और ईंधन की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू हुई थी, जिसमें एलपीजी कनेक्शंस महिला सदस्यों के नाम से दिए गए और सितंबर 2019 तक 8 करोड़ दे दिए गए हैं। अभी 2 करोड़ का अतिरिक्त उज्ज्वला 2 योजना शुरू की गई है, जिसमें बचे हुए जो लोग हैं उनको भी दिए जाएंगे। तो ये आपके खंड 1 की पूरी कहानी है। क्या बताओ, इसमें कोई कहीं टफ चीज लगी हुई? बहुत टफ चीज थी सर। इसके नोट्स आप मुझसे मांगोगे तो इसके नोट्स में आपको आरएस जंक्शन ऐप पर अवेलेबल कराऊंगा। इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू के नाम से फ्री कोर्स है, उस फ्री कोर्स में पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा वहां पर आपको दे दूं, तो आप उसका लाभ जो है उस एप्लीकेशन पर जाकर के वहां से ले सकते हैं। 2 टुकड़ों में आपको पीडीएफ इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं जैसे ही मेरे को समय मिलेगा, अभी मैं ये नहीं गारंटी दे रहा कि अभी मैं अपलोड करूंगा, जैसे ही समय मिलेगा उसके साथ मैं इसे कर दूंगा। चलिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए इसी तरह। धन्यवाद।